हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एमपीएस 001 की यूनिट 2 डेमोक्रेसी। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट 2 में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, नेचर को कवर करेंगे, ओरिजिन को कवर करेंगे, ग्रोथ एंड एवोल्यूशन और उसके साथ ही टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कुछ फेमस कोट्स से। डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ फेमस कोट्स हैं जिन्हें अगर आप अपने एग्ज़ाम में अपने आंसर्स में पुट करके आएंगे तो फिर इससे आपके आंसर अट्रैक्टिव भी लगेंगे, प्लस हो सकता है एग्जामिनर आपको इसके लिए अच्छे मार्क्स भी दे दे। इब्राहिम लिंकन कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसमें जो सरकार है वो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है और लोगों के लिए सरकार है। मैक्लेवर कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टेट इज़ मेयरली अ मोड ऑफ अपॉइंटिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसमिसिंग अ गवर्नमेंट। मैक्लेवर कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ स्टेट है जिसके अंदर हम अपॉइंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर सकते हैं। ब्राइस कहते हैं डेमोक्रेसी रियली मीन्स नथिंग मोर और लेस देन द रूल ऑफ होल पीपल एक्सप्रेसिंग देयर सोवरेन विल बाय देयर वोट्स। तो ब्राइस कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कुल मिला के लोगों के द्वारा किया गया रूल है, लोगों का रूल है, रूल बाय होल पीपल, जिसमें हम कैसे अपना योगदान देते हैं, बाय आर वोट, हम वोट दे के अपना योगदान देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गिवन ऑन अ प्लेटर, इट हैज़ टू बी अर्न। सो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो आपको एक प्लेटर में सर्व करके नहीं दिया जाएगा, ये आपको अर्न करना पड़ेगा, मेहनत से लेना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन और मीनिंग। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल and this is done by means of a fair election where contestants participate and democratic government is answerable to the citizens. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो आम जनता होती है, हमारे पास अधिकार होता है कि हम वोट देके जो भी हमारे पसंदीदा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उनको वोट दें, उनको जिताएं और पावर में लाएं ताकि वो हमारे देश को चला सकें। सो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं उनको हम लोग जो जनता है हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं, अपने रूलर्स को चूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू, बाय वोटिंग। हम वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं ताकि वो सरकार बना सकें। और इसीलिए जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि आंसरेबल है टू इट्स सिटीज़न। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोनार्की की बात करते हैं तो मोनार्की होता है राजतंत्र जिसमें राजा या रानी राज करते हैं। क्योंकि राजा या रानी राज करते हैं तो वहाँ पे कुछ वोटिंग तो नहीं हुई है, ना ही कोई इलेक्शंस हुए हैं, तो वहाँ पे जो भी वो राजा होंगे वो अपनी प्रजा या अपनी जनता के प्रति आंसरेबल नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे, वो अपनी मर्जी से रूल चलाएंगे। बट क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को हमने चुना है, उन्हें वोट दिया है, हमने अपनी पसंद की सरकार बनाई है, तो फिर सरकार हमारे लिए आंसरेबल है, जवाबदेह है। हम सरकार से उसके किसी भी काम का जवाब मांग सकते हैं। The word democracy itself is of Greek origin. The Greek word demokratia is a combination of words demos, meaning the people, and kratos, meaning the rule. This gives democracy its meaning as a form of government in which the people rule. डेमोक्रेसी जो शब्द है ये ग्रीक ओरिजिन से लिया गया है, डेमोक्रेटिया, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल, जिसका मतलब होता है डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पीपल रूल होता है यानी कि लोगों का रूल होता है। अब हम दो तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हिस्सेदार बन सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली बन सकते हैं, कैसे? थ्रू पर्सनल पार्टिसिपेशन। या तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊं या मैं इलेक्शंस में खड़ी हो जाऊं, तो मैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही हूं। बट अगर मैं सिर्फ वोट दे रही हूं, अपनी सरकार चुन रही हूं, तो यहाँ पे भी मेरा पार्टिसिपेशन हो रहा है बट इनडायरेक्टली हो रहा है। सो वेदर डायरेक्टली थ्रू पर्सनल पार्टिसिपेशन और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हम अपना योगदान सरकार के अंदर या डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग के अंदर दे सकते हैं। लोकतंत्र हमें ये राइट देता है। डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन प्रैक्टिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात यही है कि उसे हम चुनते हैं, आम जनता चुनती है, तो वो हमारे लिए आंसरेबल होती है। इसलिए आज के समय पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे जो फेवरेबल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये ऐसी सरकार जो सबसे ज़्यादा चलन में है, वो है डेमोक्रेसी। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पावर शुड रेस्ट विद द पीपल एंड दैट सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि डेमोक्रेसी का ऐसे आइडिया के ऊपर बेस्ड होती है कि यहाँ पे जो अल्टीमेटली जो पावर है वो लोगों के हाथ में ही है,
क्योंकि यहाँ पे लोग चुनेंगे ना सरकार वोट देके, और लोगों को पसंद नहीं आएगी या सरकार के कुछ काम जो हमें नहीं पसंद आएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है ना कि हम उस सरकार को गिरा सकते हैं, या फिर 5 साल बाद हम दोबारा किसी और सरकार को चुन सकते हैं जो हम चाहते हैं वो उस हिसाब से काम करें। सो डेमोक्रेसी एक ऐसी विचारधारा के ऊपर, एक ऐसी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर है वो लोगों के हाथ में रहती है, सिटीजन्स के हाथ में रहती है, ताकि लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना योगदान दे सके। किसके थ्रू? इलेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट है नेचर। इट मेंटेन्स इक्वालिटी इन द कंट्री। डेमोक्रेसी के हम नेचर देखेंगे तो ये कंट्री के अंदर इक्वालिटी लेके आती है, क्योंकि यहाँ पे हम सबके पास अधिकार होता है वोट देने का, सबके पास ही राइट होता है, सरकार सबको इक्वली ट्रीट करती है, तो इसलिए डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखती है कंट्री के अंदर इक्वालिटी। सेकेंड है, इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द कंट्री। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, अपने देश को आगे ले जाया जाता है। डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एट इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ होती हैं उसको ये इम्प्रूव करती है। जो हम कुछ लोगों को चुनते हैं वो सब बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कोई बिल पास होता है, कोई डिसीजन लिए जाते हैं, तो डेमोक्रेसी एक अच्छा स्टेज दे देती है ताकि जो डिसीजंस हैं वो क्वालिटी बेस्ड लिए जाएं, अच्छे लिए जाएं, ताकि लोगों के बीच में डिग्निटी बनी रहे। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अगर हमें सरकार की पॉलिसी नहीं पसंद आ रही हैं, सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है, तो हमारे पास अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने का ऑप्शन है कि हम अगली बार उस सरकार को ना चुन के दूसरी सरकार को चुनें जो देश हित के लिए और हमारे लिए काम करे। नेक्स्ट है, इट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी संविधान के हिसाब से चलती है, और जैसे कि आप जानते हैं भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इट गिव्स 1 वोट 1 वैल्यू। डेमोक्रेसी हमें 1 वोट और 1 वैल्यू का अधिकार देती है, क्योंकि यहाँ पे एक एक वोट बहुत कीमती होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, जो आम जनता होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है, जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वो अपनी सरकार बना लेते हैं। तो एक एक वोट को यहाँ पे एक एक कीमत दी जाती है। हर वो व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर का है वो वोट देगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, और वो मिडिल क्लास से आ रहे हैं या स्लेव कम्युनिटी से आ रहे हैं या वो रिच क्लास से आ रहे हैं, सभी को यहाँ पे इक्वल राइट है, अधिकार है कि वो वोट करें। Whereas some countries have some features of democracy than it's called non-democratic country, for example China and Saudi Arabia। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कुछ ही फीचर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, तो ऐसे देशों को हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, जैसे कि चाइना और सऊदी अरेबिया। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफन टाइम्स इंक्लूड फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, प्रॉपर्टी राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड स्पीच, सिटीजनशिप, कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, वोटिंग राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स एक्सेट्रा। डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि हमें फ्रीडम देता है असेंबली की, एसोसिएशन की, प्रॉपर्टी राइट्स की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड स्पीच की, सिटीजनशिप की, गवर्नमेंट की, वोटिंग राइट्स की और माइनॉरिटी राइट्स की। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक मुद्दे को बहुत महत्व दिया जाता है, हर एक वर्ग से आने वाले लोग, हर एक कम्युनिटी से आने वाले लोग को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में अपना इक्वल योगदान दे सकते हैं। In India, India is a parliamentary, secular, democratic republic in which the president is the head of the state and first citizen of India, and the prime minister of India is the head of government। जो हमारा भारत है, हम पार्लियामेंट्री, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। हमारे देश में जो हमारा पहला नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीज़न होता है वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो सरकार या जो पार्टी मेजॉरिटी वोट से जीतती है, जो अपनी सरकार बनाती है, जो सत्ता में आती है, उस सरकार के एक हेड को बनाया जाता है, चूज़ किया जाता है, और वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्दो द वर्ड इज़ नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। नेक्स्ट है ओरिजिन। डेमोक्रेसी आई कहाँ से है?
In 1992, celebrated as 2500 years of democracy, ancient Greek established its democracy for the first time in 2500 years ago. There is no other political idea celebrated in this way. 1992 में पहली बार लोकतंत्र के 2500 साल का जश्न मनाया गया था, उसको सेलिब्रेट किया गया था. एंशियंट ग्रीक से डेमोक्रेसी आई है, एस्टेब्लिश हुई थी पहली बार 1992 में. हमने इसके 2500 ईयर्स पूरे हो गए थे लोकतंत्र को, तो इसका सेलिब्रेशन किया गया था. देयर इज़ नो अदर पॉलिटिकल आइडिया सेलिब्रेटेड इन दिस वे. और इस तरीके से जैसे कि डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया जाता है, किसी और तरीके को सेलिब्रेट नहीं किया गया था. क्यों नहीं किया गया था वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. Also, democracy in the modern world is quite different from the democracy as it was practiced in ancient Greece 2500 years ago. आज से 2500 साल पहले जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र कहा जाता था, जैसे वो प्रैक्टिस किया जाता था, उसमें और आज की डेमोक्रेसी में, आज के लोकतंत्र में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. द वर्ड डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन. द ग्रीक ओरिजिन डेमोक्रेटिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड डेमोस पीपल एंड क्रेटोस रूल. ये जो शब्द है डेमोक्रेसी ग्रीक ओरिजिन से आया है, डेमोक्रेटिया, जिसमें डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल. अभी हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी और दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जो हम अगर करंट टाइम की बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब हमारे लिए क्या होता है. डेमोस मतलब पीपल और क्रेसी मतलब रूल, यानी कि पीपल रूल, जहाँ पे सबके बीच में इक्वालिटी रहती है. हर व्यक्ति वोट दे सकता है, हर व्यक्ति जो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. लेकिन आज से 2500 साल पहले एंशियंट ग्रीक के टाइम पे डेमो का मतलब ये नहीं था. उस टाइम पे जो 3 मेजर कैटेगरीज थी, मेन कैटेगरीज थी, उन्हें डेमोज यानी कि पीपल का जो हम मतलब समझते हैं उसको वहाँ से हटा दिया गया था. जैसे कि है स्लेव जाने जो हमारे नौकर रहते हैं, नौकर क्लास होती है, यानी कि पुअर क्लास हम ले सकते हैं, वेजेस ले सकते हैं. एंड विमेन एंड मेटिक्स वो फॉरेनर्स होते हैं जो कि काम करने के लिए दूसरी सिटीज़ में आते हैं. सो स्लेव्स, विमेन और मेटिक्स को वहाँ पे सिटीज़न कंसिडर नहीं किया जाता था. या तो वो मेन हो, या तो वो रिच क्लास से हो, मर्चेंट क्लास से हो, या फिर वो अच्छी खासी पावर रखते हो. इन्हीं लोगों को सिर्फ अधिकार था. यही लोग लॉ बनाएंगे, यही लोग सारी पावर अपने हाथ में रखेंगे और यही लोग लॉ और पॉलिसीज़ मेकिंग का काम करेंगे. दिस मीन्स वेरी लेस मेजॉरिटी वर कंसिडर्ड एज अ सिटीजन. और क्योंकि देखिए स्लेव्स को हटा दिया, विमेंस को हटा दिया, मेटिक्स को हटा दिया, बचे कौन? मर्चेंट क्लास, रिच क्लास या मेंस. तो बहुत ही कम लोग ऐसे रह गए थे जिसको सिटीजन्स का यानी कि नागरिक का दर्जा दिया जाता था. लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है. आज के टाइम में तो हर एक व्यक्ति वोट देता है, हर एक व्यक्ति अपना पार्टिसिपेशन देता है. अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती हैं, फैसले लिए जाते हैं, बातचीत होती है, वहाँ पे किसी के रंग के आधार पे या किसी के कलर के, कास्ट के, कम्युनिटी के या किसी की जोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे तो वहाँ पे फैसले नहीं लिए जाते. सभी लोग सर्व सहमति करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में फैसले लेते हैं, देश हित के बारे में फैसले लेते हैं. बट पुराने टाइम पे से मर्चेंट क्लास ही लॉ बनाती थी, डिसीजन सारे वही लेती थी. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. The actual career of Athenian democracy was fairly troubled as aristocrats, generals and demagogues. Aristocrats का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय लॉर्ड्स, जब जो लॉर्ड्स होते हैं वो सरकार चलाएं. जनरल्स और डेमोगोज वो होते हैं जो इलेक्शन से पहले अपनी मैनिफेस्टो में तो बहुत सी बातें कहेंगे बट उसके बाद वो उससे पलट जाते हैं, वो फिर अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं. तो जो एथेनियन डेमोक्रेसी का एक्चुअल करियर था उसमें क्या हुआ था कि जो एरिस्टोक्रेट्स, जनरल्स और डेमोगोज होते हैं, they are continuously trying to control power. Democracy was achieved through struggle. ये लोग कॉन्टीन्यूसली ट्राई करते रहते थे कि सारी पावर, सारी अथॉरिटी, सारा कंट्रोल इनके हाथ में आ जाए और यही अपने हिसाब से देश को चलाएं. बट इसको लेके कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल्स चलते रहे. इंडीड वास्तव में द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज एवरीवेयर एंड थ्रू आउट हिस्ट्री. जो डेमोक्रेसी को लेके स्ट्रगल रहा वो हिस्ट्री से अब तक चलता आ रहा है, हर जगह चलता आ रहा है. ऑल्सो स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज़ ऑफ बर्थ एंड वेल्थ. इसके साथ ही साथ बर्थ और वेल्थ को लेके भी स्ट्रगल चलता आ रहा है, क्योंकि जो भेदभाव है या जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है वो 2 ही बेसिस पे किया जाता था. या तो बर्थ में क्या होगा, मेन या विमेन, और विमेंस को वो लोग नागरिक मानते ही नहीं थे, सिटीजन कंसिडर ही नहीं कर सकते. और सिर्फ विमेंस को ही नहीं, स्लेव में तो मेन भी होते हैं, मेटिक्स में भी मेन होते हैं, तो वहाँ पे से मर्चेंट क्लास को ही कंसिडर किया जाता था. तो जो स्ट्रगल चला था वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ चला था, जैसे कि जो किसके ऊपर बेस्ड थी, वेल्थ यानी कि मनी के ऊपर. जो रिच क्लास होगी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और जो मिडल या पुअर क्लास से बिलोंग करेंगे उनको नहीं प्रायोरिटी दी जाएगी. सेम विद द बर्थ, एज कम्पेयर टू विमेन, मेन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी. However,
Athenian democracy conveys an impressive picture of direct participation by citizens in the assembly, which took decision on all policy matters and met on as many as 300 days in a year. अब हमने देख लिया कि उस टाइम पे खामियां क्या थी, कमियां क्या थी, लेकिन एथेनियन डेमोक्रेसी की एक इम्प्रेसिव पिक्चर भी हमारे सामने आती है, जो कि है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय सिटीजन इन द असेंबली. असेंबली में लोगों के द्वारा जो डायरेक्ट उनका पार्टिसिपेशन दिया जाता था, वो काफ़ी इम्प्रेसिव पिक्चर शो करता है, क्योंकि 365 में से 300 दिन वो लोग बैठ के जो भी पॉलिसी मैटर या पब्लिक मैटर होते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उन सब के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते थे. Citizens also participated directly in the government by an official administration or by choosing as a judicial person. Citizens participate करते थे, सरकार में करते हैं, या तो वो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाएं या तो वो जुडिशियल पोजीशंस हासिल कर लें. अब है जस्टिफिकेशन फॉर डेमोक्रेसी. ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में देखने को मिल जाएगा. जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी में हम डिफरेंस देखेंगे इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ के बीच. इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं. व्हेन वी वैल्यू डेमोक्रेसी एज अ गुड इन इटसेल्फ एंड फॉर इटसेल्फ वी असर्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी. जब हम कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो खुद के लिए अच्छा है, खुद में अच्छा है, तब हम यहाँ पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू देखते हैं. ऑन द अदर हैंड डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वैल्यूड इंस्ट्रूमेंटली. We argued that democracy is good because it fosters competition among political leaders, which give us better choice of leadership. वही जब हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो इसलिए अच्छी है क्योंकि ये अच्छा खासा कंपटीशन दे देती है. ये हमें वैरायटी ऑफ चॉइस देती है. डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि अलग अलग पार्टी से लोग आके अपनी अपनी पार्टी फॉर्म कर सकते हैं और इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं. जिसे जनता पसंद करेगी उसे जनता वोट देके जिता देगी और वो पावर में आ जाएंगे, वो सत्ता में आके अपनी सरकार बना लेंगे. तो ये हमें वैरायटी देती है काफ़ी अपनी लीडरशिप को हमें चूज़ करने की. हम जिसे चाहें उसको अपने लीडर चूज़ कर सकते हैं जो भी इलेक्शंस में खड़े हुए हैं. नेक्स्ट है इंट्रिंसिक देखते हैं. वी आर्ग्यू दैट द डेमोक्रेसी इज़ वैल्यूएबल फॉर इट्स ओन सेक बिकॉज इट इज़ द फेयरेस्ट वे ऑफ इक्वालिटी अमंग सिटीजन. हम कहते हैं डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी है क्योंकि ये लोगों के बीच में इक्वालिटी लेके आती है. तो ये फेयरेस्ट वे होता है काफ़ी डेमोक्रेसी में, क्योंकि हम वोट देते हैं ना, तो फिर ये बहुत ही फेयरेस्ट तरीका होता है ताकि लोगों के बीच इक्वालिटी है. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू देखते हैं. इट कुड बी सेड दैट डेमोक्रेसी इज गुड बिकॉज इट मेक्स एवरीवन फील दैट दे वर अ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हम इसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू देखते हैं तो डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी है क्योंकि ये हमें ऐसा फील कराती है कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी, लेकिन हम जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. या तो हम खुद इलेक्शंस में खड़े हो जाएं या एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाएं या तो हम वोट दें, बट दोनों ही तरीके से हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो रहा है. इंट्रिंसिक वैल्यू में देखते हैं. डेमोक्रेसी में हैव इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज बट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यूज मेक इट मॉरली सुपीरियर एज अ वे ऑफ गिविंग इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. डेमोक्रेसी के अंदर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ भले ही हैं, लेकिन जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती है ना, कि लोगों के बीच समानता लेके आती है, खुद के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, तो यही चीज़ डेमोक्रेसी की इंट्रिंसिक वैल्यू को मॉरली सुपीरियर बनाती है, बड़ा बनाती है, क्योंकि ये हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू देखते हैं. डेमोक्रेसी में ऑल्सो बी जस्टिफाइड एज अ वे ऑफ मिनिमाइजिंग द अब्यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इक्वली अमंग सिटीजन. ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की बात करें तो वो हम इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर का अब्यूज़ होता है ना, वो डेमोक्रेसी ख़त्म कर देती है. जैसे कि अगर एक ही पार्टी रहेगी या दो पार्टी रहेंगी तो मान लीजिए एक ही पार्टी रहेगी, एक ही पार्टी बार बार आती रहेगी तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगी, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगी, जो मन चाहे वो करे, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. बट क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ चॉइस है, अगर हमें कोई पार्टी नहीं पसंद, उनका काम नहीं पसंद, वो देश के विद्रोह में, मतलब देश हित में काम नहीं कर रही हैं, देश के कुछ विद्रोह में कर रही हैं, तो वहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है, ऑप्शन होता है कि हम नेक्स्ट टाइम उस पार्टी को ना चूज़ करें. आफ्टर 5 ईयर्स जो भी इलेक्शंस होंगे, हम अपनी फेवरेबल पार्टी को वहाँ पे चूज़ करें. तो इसलिए डेमोक्रेसी खास होती है. Democracy is morally superior to any other way of arriving at decisions. This is so because this is only the best way we have which are binding on all and which takes everybody interest. तो कह रहे हैं जब हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो लोकतंत्र इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हम अच्छे तरीके से फैसले ले सकते हैं, लोगों को बाइंड करके रखते हैं, हम लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम यहाँ सबको लेके चलते हैं, पूरे देश को हम अपना मान के चलते हैं. जब हम इंस्ट्रूमेंटल की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि अनदर जस्टिफिकेशन फॉर डेमोक्रेसी इज़ इट्स रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट. डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मानव के जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, उसमें बहुत अच्छा योगदान है, बहुत अच्छा रोल है. बिकॉज इट एनकरेजेस पीपल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर पॉलिटिकल लाइफ. क्योंकि ये हमें
हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है, हमें इंकरेज करता है कि हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ है हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। कैसे? मेरे को जो पार्टी पसंद है, मुझे जो पार्टी पसंद है, जिसका मैनिफेस्टो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लग रहा है कि हाँ देश के लिए काम करेगी, यानी कि या फिर जो मेरी कुछ कंडीशंस हैं या मेरे को जो चीज़ें चाहिए वो सरकार कर रही है, या फिर वो उस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, तो मैं उस पार्टी को चूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ की जिम्मेदारी खुद ली है। अगर मैं कल को सरकार के ऊपर ब्लेम डालती हूँ तो यहाँ पे मैं सरकार से पहले खुद को ब्लेम करूँगी कि मैंने ही तो वोट दिया था, मैंने ही तो चूज़ दिया, तो यहाँ पे मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली है। तो अब हम इसको सम अप करते हैं। जस्टिफिकेशन फॉर डेमोक्रेसी में हमने देखा इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। इंट्रिंसिक के 4 पॉइंट्स को अगर मैं कवर करूँ तो पहले में हमने देखा कि डेमोक्रेसी खुद के लिए, अपने लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये फेयर है, इसीलिए हम यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी को मॉरली सुपीरियर मानते हैं क्योंकि ये बहुत ही फेयरेस्ट वे है लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने का। नेक्स्ट हमने देखा कि इसमें इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं वो इसको मॉरली सुपीरियर बनाती हैं क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात आ जाती है, सभी लोगों को यहाँ पे समान अधिकार दिए जाते हैं, सभी में समानता बनाए रखी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉरली सुपीरियर इसलिए भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे सबके इंटरेस्ट की बात होती है, यहाँ पे एक देश को एक लेके चला जाता है ना, वन नेशन वन कंट्री की हम बात करते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बात करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा इंस्ट्रूमेंटल में, हमने देखा कि डेमोक्रेसी अच्छी है क्योंकि ये पॉलिटिकल अब्यूज़ को कम करती है। अगर एक ही पार्टी बार बार आती रहेगी तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगी, तो ये हमें वैरायटी ऑफ चॉइस देती है कि हम जिसे चाहें उसे सरकार में ला सकते हैं। और जब हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोगों को एनकरेज करती है कि लोग अपनी पॉलिटिकल लाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकें, और हमें एक अच्छी चॉइस देती है और हमें ये फील कराती है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने भी अपना कुछ योगदान डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ में दिया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम 5 टाइप्स देखेंगे इसके, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी है, इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन्स वोट ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स टू क्रिएट लॉ एंड पॉलिसी ऑन बिहाफ ऑफ देम। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो लोग होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग और लॉ मेकिंग में अपना योगदान देते हैं, कैसे वोट के थ्रू, और अपने मतलब सरकार को चुनते हैं जो लोगों के बिहाफ पे काम करती है। सिंस डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, क्योंकि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती है उसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ होती है, जैसे कि इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री है ना, हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर सब लोग आके असेंबली में बैठ जाएंगे अपने अपने लॉ लेके, तो ऐसे तो देश नहीं चल सकता। तो जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको कि हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। So here indirect democracy plays an important role in which people elect their leaders to amend the laws and policies on their behalf. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और वो हमारे बिहाफ पे लॉज को अमेंड करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो अल्टीमेट पावर इसमें हमारे हाथ में रहती है। इट इज़ लेस ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने ही जो उम्मीदवार हैं उन्हें चुना है, हम ही उनको सरकार में लेके आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहती है। इट इज़ कंपेरेटिवली मोर एफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं, पीपल रूल की बात करते हैं, तो फिर ये थोड़ी सी हॉब्स एंड लॉक कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो लोगों के बिहाफ पे काम करती है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय पीपल टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। रोजी कहते हैं हाउ एवर सोवरेन पावर ओवर द स्टेट शुड रेस्ट इन द हैंड ऑफ सिटीजन्स एंड इट्स जनरल विल। रोजी का भी यही कहना है कि यहाँ पे जो अल्टीमेट स्टेट की जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में रहती है, क्योंकि वोट तो हम करते हैं ना, तो हम ज़्यादा बड़े हैं। टुडे द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी। आज के टाइम पे जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी के ऊपर बेस्ड है। अब देखो कितनी ऑब्वियस सी बात है, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, मेजॉरिटी वोट्स जो पार्टी लेके जाएगी वही सरकार बनाएगी, वही सारे फैसले लेगी, वही पॉलिसी बनाएगी। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है? मेजॉरिटी के ऊपर बेस्ड है। कुछ एग्जांपल्स हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के, जैसे कि हमारा भारत, इंडिया, यूएस, यूके और फ्रांस। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें हम वोटिंग के थ्रू अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि इनडायरेक्ट का ऑपोजिट, जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अलाउज द पीपल टू डायरेक्टली मेक लॉज एंड गवर्न देमसेल्फ। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हमें अलाउ करता है कि हम खुद से लॉ बना सकें और उनको गवर्न कर सकें। पीपल मेक ऑल द डिसीजन, जहाँ पे हम अपने फैसले खुद ले सकें। देयर आर नो इंटरमीडिएटरीज, द वोट ऑफ द पीपल डायरेक्टली डिटरमाइन ऑल लॉ एंड पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट। आज मैं सुबह उठी, मुझे लगा हमारे देश में इस कानून की ज़रूरत है, मैं असेंबली गई, मैंने वहाँ पे वो अपना कानून रखा और लोगों ने सबने मिलके उसको सर्वसहमति से पास कर लिया और वो आज से कानून बन गया। ऐसा होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज फाउंड इन द राइटिंग्स ऑफ रोजू एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। रोजू कहते हैं कि रोजू की जो थ्योरी है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड्स है कि हर एक इंडिविजुअल का पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल पूरा योगदान होना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबको ये राइट है कि वो अपने लिए बेस्ट चूज़ कर सकें। तो रोजू कहते हैं जो रोजू थ्योरी डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल सिटीजन इन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। Participation is important not only decision making but also as a way of protecting private interest and ensuring good government. जॉन स्टुअर्ट मिल यहाँ पे कहते हैं कि जो पार्टिसिपेशन है ना वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, डिसीजन मेकिंग में जो हम पार्टिसिपेट करते हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है हमारी क्या नीड्स हैं, हमारी क्या डिमांड्स हैं, किस कानून की हमें ज़रूरत है। जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अपने कानून को डिस्कस कर सकते हैं और उसको अमेंड कर सकते हैं, जो कि इंश्योर करता है गुड गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बनाई जाती है जनता के लिए, देश के लिए। जब जनता अपने लिए खुद ही बेहतर चीज़ें चुन लेगी तो वो फिर देश के लिए भी अल्टीमेटली अच्छा ही होगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल और रोजू इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज़ क्लियरली इम्पॉसिबल। जैसे कि हमने देखा था कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में थोड़ी सी इम्पॉसिबल हो जाती है। Nevertheless, contemporary democratic theorists such as Carol Pateman and Benjamin Barber have argued in favor of participatory or strong democracy, in which the ordinary citizen is more fully involved in the decision-making process, so they are involved in community affair and social movement. लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में क्योंकि डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्लियरली इम्पॉसिबल है, जैसे कि हमारे भारत में इतनी सारी जनता है, इतनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो जो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट रहे हैं जैसे कि कैरोल पेटमैन और बेंजामिन बार्बर, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये इसके फेवर में आर्ग्यू करते हैं। ये कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी लोगों को एक ऐसा मौका देता है जिसमें जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं, जो जनता होते हैं, वो फुली इन्वॉल्व होते हैं जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन कम्युनिटी अफेयर एंड सोशल मूवमेंट, क्योंकि लोग यहाँ पे डायरेक्टली सोशल मूवमेंट्स का हिस्सा बन रहे हैं, कम्युनिटी अफेयर्स का हिस्सा बन रहे हैं, जो भी देश को लेके पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो भी लॉ बन रहे हैं, उन सब में लोग अपना खुद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। और कुछ देश एग्जांपल में हमारे पास है एंशिएंट एथेंस। एशियंट एथेंस में हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी। एंशिएंट एथेंस के टाइम पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती थी। जो भी मर्चेंट क्लास के लोग होते थे, वो जो भी उनको लगता था कि उनके फ़ायदे के लिए कोई कानून बनाया जाए तो फिर वो वहाँ पे उसको लागू करवा लिया करते थे। नेक्स्ट है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव का मतलब होता है थॉट थ्रू और डिजीज़, यानी कि विचार और रोगग्रस्त के हम यहाँ बात करते हैं। द टर्म डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी वॉज ओरिजिनली कॉइन्ड बाय जोसेफ एम बेसेट इन हिज 1980 वर्क इन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का ये जो कंसेप्ट है ये जोसेफ एम बेसेट द्वारा लाया गया था 1980 में, 1980 में, जिसको नाम दिया गया था डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में हम विचार विमर्श के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। So deliberative democracy is something we need to integrate into our own law-making process to help solve our more decisive and complex problems. Deliberative democracy को हमें अपने लॉ मेकिंग जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर लाना चाहिए, ताकि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम लोग विचार विमर्श करके जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकें, सॉल्व कर सकें। Deliberative democracy seeks quality over quantity by limiting decision makers to a smaller but more representative sample of the population that is given the time resource to focus on one issue. Deliberative democracy में हम जोर देते हैं क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। हम यहाँ 100 लोगों की मीटिंग की जगह 10 ऐसे लोगों की मीटिंग बिठाएंगे जिसमें हम उन 10 लोगों को समाज के अलग अलग मुद्दे दे देंगे जिन पे उन्हें फोकस करना है और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स और कंक्लूजन लेके आना है।
जिससे कि देश को और अच्छे से चलाया जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है। जो लोग डिसीजन लेते हैं उनके नंबर्स भले ही कम होते हैं, संख्या कम होती है, लेकिन वो ऐसे स्कॉलर्स होते हैं या थ्योरिस्ट होते हैं जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि हम जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस चैनल से, जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट में मास्टरी ले रहे हैं। ऐसे ही जो भी डिसीजन मेकर होने चाहिए वो उस फील्ड से आने चाहिए जिन्होंने उस कोई एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, पब्लिक कंसर्न रिलेटेड मैटर के ऊपर फोकस किया हो, ताकि वो एक हमें अच्छा कंक्लूजन दे सकें। Deliberative democracy values open and public deliberation on issue of common concern. Deliberative democracy पब्लिक डेलिब्रेशन पे ज़्यादा जोर देता है। यहाँ पे कॉमन कंसर्न जो मुद्दे होते हैं ना, जो कॉमन जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पब्लिक का डायरेक्ट यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है जिससे कि सब मिलके और अच्छा डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज़ बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू इक्वालिटी। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे सोशल का मतलब होता है समाज। तो सोशल डेमोक्रेसी में हम बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के बारे में। ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसे लोकतंत्र जिसमें हम समाज के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। सोशल डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज़ बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू इक्वालिटी। हम यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं। सोशल डेमोक्रेट सपोर्ट द आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट बेस्ड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम ऐसे आइडिया को सपोर्ट करते हैं जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। Social Democrats argue that all individuals should get an equitable share of society resource in order to realize their own plans of life. सोशल डेमोक्रेट्स या सोशल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सोशल डेमोक्रेट्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल को इक्वली रखा जाता है, सोसाइटी के हर शेयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल अपने लिए बेटर प्लान्स बना सके अपनी लाइफ के लिए। If poverty or disability or belongings to a minority are obstacle, in this respect then it is the duty of state to remove such obstacle. अगर पॉवर्टी, गरीबी या डिसेबिलिटी हमारे समाज में डेवलपमेंट के लिए या माइनॉरिटी जो है वो ऑब्स्टेकल्स बन रही हैं, यानी कि रुकावटें बन रही हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम पॉवर्टी और डिसेबिलिटी चीज़ों को जैसी चीज़ों को हमारी समाज से दूर करें, ताकि हम एक अच्छा देश बनाएं, एक अच्छा समाज बनाएं। Social democracy is concerned with providing the condition for the well-being of worker, women, disabled, elderly, member of culture minority and so forth. Social democracy में जो हमारा मेन कंसर्न होता है वो होता है वर्कर्स को लेके, विमेन को लेके, जो डिसेबल्ड होते हैं उनको लेके, जो एल्डर हो चुके हैं उनको लेके, या जो भी लोगों की जो कल्चरल माइनॉरिटीज़ होती हैं उन सबको लेके समाज के ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है सोशल डेमोक्रेसी में, जो बाकी डेमोक्रेसीज में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। इट इज़ बेसिकली इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग द कंडीशंस फॉर equality so that all citizen can enjoy the democratic right to the same extent. बेसिकली जो सोशल डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी कंडीशन बनाती है, एक ऐसी इक्वालिटी की कंडीशन बनाती है जहाँ पे सरकार के समाज के, देश के हर वर्ग के लोगों को प्रॉपर या इक्वल हम कह सकें डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाएं, ताकि वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एंजॉय कर सकें। लास्ट है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। Cosmopolitan democracy is an idea advanced by political theorists in the context of globalization. Cosmopolitan democracy में हम बात करते हैं एडवांसमेंट की। यहाँ पे जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो एडवांस टाइम के हैं, जो ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। Cosmopolitan democracy refers to a model of political organization in which citizens, regardless of their geographical location, have right to political participation through representation in global affairs in parallel with and independently of their own government. कॉस्मोपॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक ऐसा मॉडल हमारे सामने लेके आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन से हों, वहाँ पर उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का राइट दिया जाता है। ग्लोबल अफेयर्स में वो उनको खुद को रिप्रेजेंट करने का, अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। साथ ही वो इंडिपेंडेंटली अपनी सरकार भी चला सकते हैं। Although the term originated from Greek philosophy, cosmos यानी कि वर्ल्ड और polis का मतलब होता है सिटी, the modern use of cosmopolitan idea was first proposed by Kant. Kant पहले व्यक्ति थे जो cosmopolitan शब्द को लेकर आए थे, जिसका मतलब है वर्ल्ड सिटी। तो चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी स्टडी योर टेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ।